तो हाँ जी दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी आपकी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही है, हमेशा के जैसा एक ही डायलॉग, उसे चलाओ, दौड़ाओ, भगाओ, कुछ भी करो, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। तैयारी रुक गई तो समझो आप एक कदम पीछे चले जाओगे। क्योंकि आज के ज़माने में पूरी दुनिया पढ़ाई कर रही है, पूरी दुनिया आगे भग रही है। तुम रुक गए तो दुनिया आगे चले जाएगी, तुम पीछे रह जाओगे। ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान रखो इन चीज़ों का। हमको पढ़ाई करनी है, करनी ही पड़ेगी जब तक हम नौकरी को अचीव नहीं कर लेते, है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट टाइम पे जीके की क्लास में हम पढ़ रहे थे संसदीय समिति। अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी जीके की, तो पॉलिटी की जो क्लास चल रही है मेरे पास, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो और आज ही की क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। मैं संसदीय समिति पे डिस्कस कर रहा था पॉलिटी में। संसदीय समितियों को भी दो टाइप्स में बांट रखा है। संसदीय समिति कितनी प्रकार की? दो। द फर्स्ट वन, इनको बोलते हैं एड हॉक कमेटी, मुझे अंग्रेजी थोड़े आती कम है। इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड कमेटी, स्टैंडर्ड कमेटी। ठीक है। इससे बोलते हैं हम लोग स्थायी समिति, और इसको बोलते हैं हम तदर्थ समिति। इसको हम बोलते हैं तदर्थ समिति। संसदीय समितियों को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है, तदर्थ समिति और स्थायी समिति। तदर्थ समिति हम पेडियली लास्ट क्लास हम तुम उल्ली पाड़ा, तो पुरान क्लास देखी कहा जाओ। और ये वाला क्लास हम अब अगने पढ़ला, तो आज हम पढ़ला स्थायी समिति। तो आज एक हेडिंग होल स्थायी समिति। स्थायी समिति में दुई टाइप का समिति बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति का क्वेश्चन तुम ईओ का पेपर में देख लियो, वक्त भी यहाँ छी ना। अब पटवारी का पेपर में भी देख लियो, वक्त भी यहाँ छी। इसलिए दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थायी समितियों के अंदर की प्राक्कलन और लोक लेखा समिति। तो आज की क्लास में बेसिकली हमारा प्राक्कलन और लोक लेखा पे ही डिस्कस होने वाला है। तो संसदीय समितियां ऐसे डिवाइड है, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे स्थायी समितियां। तो संसदीय समितियों के अंदर, स्थायी समितियों के अंदर पहली समिति को पढ़ने की कोशिश करें। द नेम इज प्राक्कलन समिति। इसको बोलते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को अंग्रेजी में एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं। थोड़ा अंग्रेजी मुझे आती नहीं है ना दोस्त, अगर अंग्रेजी आती तो फिर बात ही क्या था। बट मुझे जितना भी आता है, इस प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये कमेटी जो होती है एस्टीमेट तैयार करती है। तो बाकी बेसिक सी बात है आपको मैं अभी पढ़ाता हूँ, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है। वेट ए मिनट, हाँ वेट ए मिनट दोस्त, वेट ए मिनट। चलो ये देखते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो आज हम सीखने वाले हैं इन समितियों के बारे में। अब देखो क्या है प्राक्कलन समिति के बारे में। अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त मैं बात करता हूं गठन की। और प्राक्कलन समिति का जो गठन हुआ था मेरे भाई, ये हुआ था मेरे दोस्त 1921 में। हमारी आज़ादी से पहले भी प्राक्कलन समिति का गठन हो गया था। इस प्राक्कलन समिति के गठन के बाद अगर क्वेश्चन आएगा स्वतंत्रता के बाद इसका गठन कब हुआ, स्वतंत्रता के बाद, तो स्वतंत्रता के बाद हमारी आज़ादी के बाद 1947 में अंग्रेज चले गए थे। उसके बाद हमने संविधान बनाया। तो 1947 के बाद 1950 में जब संविधान बना था, तो 1950 में इसका गठन किया गया था। अगर क्वेश्चन आएगा प्राक्कलन समिति का गठन कब हुआ, तो भाई प्राक्कलन समिति का आंसर तुम 1921 ही करोगे। इनकेस वो पूछ रहा स्वतंत्रता के बाद कब गठन हुआ, 1950 में हुआ। और जिस समय प्राक्कलन समिति का गठन हुआ था ना मेरे भाई, उस समय उसमें सदस्यों की संख्या कम थी। उस समय उसमें सदस्यों की संख्या ओनली 25 सदस्य थे। इसमें आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, जो भी मैं बोर्ड पे लिखा होगा ध्यान से उसको सुनोगे, कहानियों को ध्यान से लिखोगे। ईओ के पेपर में भी और पटवारी के पेपर में भी क्वेश्चन आ रखे थे। और ध्यान रखना दोनों पेपर यूकेपीएससी ने कराए थे, और ध्यान रखना एसआई का पेपर भी यूकेपीएससी कराएगा, बाकी आपकी इच्छा। 25 सदस्य थे। बट अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा वर्तमान में इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो मैं बोलूंगा भाई 30 सदस्य होते हैं। वर्तमान में तो 30 सदस्य होते हैं।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सरजी जब बनी थी उस समय 25 सदस्य थे, और सरजी जब बन गई है, अभी की बात करूं तो अभी 30 सदस्य है मेरे भाई। तो ये दोस्त याद रखना कि ये 25 से 30 कभी ना कभी तो हुए होंगे, कभी ना कभी तो 25 से 30 किया गया होगा इनको। तो ये 25 से 30 कब हुए ये मुझे आपने बताना है। तो ये 25 से 30 हुए थे 1956 में। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी क्लियर हो गया कि संसदीय समितियों में स्थायी समिति और स्थायी समिति में प्राक्कलन समिति पहली बार गठन 1921 में, जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के। 1950 में आज़ादी के बाद, और 1950 में जब बना था तो 25 सदस्य थे। उसके बाद इसमें वर्तमान में 30 सदस्य है। 25 से 30 1956 में हो गए थे, और 30 सदस्य है ना, तो इसलिए लिख भी लेना नोट करके सबसे बड़ी स्थायी समिति, सबसे बड़ी स्थायी समिति कौन सी है? तो सबसे बड़ी स्थायी समिति इज ए प्राक्कलन समिति। ये प्राक्कलन समिति के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो कि यूके के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट कि इस प्राक्कलन समिति ओनली ऑन लोकसभा में बनती है। मतलब क्वेश्चन आएगा, क्या प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, राज्यसभा के मेंबरों को अलाउ नहीं है प्राक्कलन समिति में भागीदारी लेना। तो प्राक्कलन समिति ओनली ऑन लोकसभा में बनती है। दूसरा फैक्ट होता है कैबिनेट मंत्री प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट कमेटी, प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं बनते, प्राक्कलन समिति के सदस्य नहीं बनते। आप लोकसभा के मेंबर हो, आप प्राक्कलन समिति के मेंबर बन सकते हैं, बट अगर आप ऑलरेडी कोई मंत्री पद पे हैं, कैबिनेट मंत्री हो, आप गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो आपको प्राक्कलन समिति का सदस्य बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो क्या कैबिनेट मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य बन सकता है? तो आप बोलोगे नहीं, कोई भी कैबिनेट मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। इतनी सी बेसिक सी बातें अब आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि आप बहुत समझदार व्यक्ति हो। इतनी बातें क्लियर हो गई, डन है। मैं बोर्ड से हट गया हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने उतार दिया होगा, बातें समझ में आ गई होगी। बनी कब? स्वतंत्रता के बाद कब बनी? कितने मेंबर थे? कब मेंबर बढ़ गए? ये बातें पता चली। ये स्थायी समितियां हैं, तो इसका जो कार्यकाल होता है मेरे दोस्त, इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, और हर वर्ष नई कमेटियों का गठन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष नई कमेटी बनती है, प्रत्येक वर्ष एक न्यू कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि एक का टाइम पीरियड 1 साल का होता है, जैसा उसका टाइम पीरियड खत्म एक नई कमेटी बनेगी। ठीक है, वो देखते हैं। आपको वीडियो में कुछ देखने के लिए मिला होगा ना, ब्लर टाइप का। लेट मी फिक्स दिस यार। साफ साफ तो दिख रहा है ना भाई? ठीक है, उम्मीद करता हूँ साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गलती से साफ नहीं दिख रहा होगा या वॉइस प्रॉब्लम होगी ना, तो वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। जिला सीरीज में मेरे एक वीडियो है नैनीताल जिले की। नैनीताल जिला पढ़ाते समय बहुत साउंड हो रहा था उसमें, बहुत सारे बच्चे अभी भी कॉमेंट करते कि नैनीताल जिले को दोबारा बना दो। भाई कहाँ से बना दो यार, जीवन में टाइम ही नहीं है यार, समय की थोड़ा पाबंदी है, समय की बहुत कमी है बहुत आजकल ना। दैट्स वाई मैं नहीं चाहता कि वीडियो खराब हो। पर मुझे अभी स्क्रीन देख के ऐसा फील आया लैपटॉप में देख के कि कुछ ब्लर हुआ अभी, है ना, वो आप ही बता पाओगे। कार्यकाल इसका 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति का, और इसका कार्यकाल जो शुरू माना जाता है वो 1 मई टू 30 अप्रैल तक माना जाता है। तो ध्यान रखना, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कब से कब तक चलता है? तो 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता है, 1 वर्ष का। आपने प्राक्कलन समिति कब बनी, उसमें कितने मेंबर थे, कब मेंबरों को बढ़ दिया गया, कौन उसका सदस्य होता है, कौन सदस्य नहीं होता है, सबसे बड़ी स्थायी समिति है, लोकसभा में बनती है, कितना कार्यकाल होता है, सब कुछ तो पढ़ लिया। पर भाई बनती क्यों है?
बनती क्यों है वो कौन बताएगा? वो हम बताएंगे ना। तो प्राक्कलन समिति का गठन क्यों करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारे एग्जाम के लिए यही है। तो ध्यान रखना, इस कमेटी का निर्माण, इस कमेटी पूरा लिखना आप, इस कमेटी का गठन बजट के बाद किया जाता है, बजट के बाद किया जाता है, बजट के बाद किया जाता है। ठीक है, आजकल भी एक बजट पेश हुआ था। बजट बहुत प्रकार के होते हैं, बजट पे भी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो पढ़ाऊंगा, अदरवाइज इकोनॉमिक्स में तो पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, वरना करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। बजट के बाद इसको पेश किया जाता है, तो सॉरी बनाया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा, निम्न में से ऐसी कौन सी कमेटी है जिसका गठन बजट के बाद किया जाता है? कोई बोलेगा क्यों? क्योंकि यह बजट की जांच, क्योंकि यह कमेटी बजट की जांच करती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, और ये नहीं लिख सकते क्योंकि यह कमेटी बजट के अनुमानों की जांच करती है, बजट के अनुमानों की जांच करती है, बजट के अनुमानों की जांच करती है। अनुमान बोले तो आइडिया लगाना, अनुमान बोलेगे तो आइडिया लगाना ना, थोड़ा सा देखना। अनुमान में और आइडिया में और अनुमान में थोड़ा तुक्का है। तुक्का तुम अल्मोड़ा से बैठ के कोटद्वार का वेदर नहीं बता सकते, मगर तुम अल्मोड़ा में हो, अगल बगल तुम्हारे बारिश हो रही है, तो 1, 2, 10, 20 किलोमीटर के रेडियस में तुम अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो 10 किलोमीटर दूर भी शायद से बारिश हो रही होगी या ऐसा मौसम होगा। हमारे यहाँ बर्फ गिर गई तो वहां भी शायद बर्फ गिर गई होगी, मगर हम मुंबई का वेदर नहीं बता सकते इस समय क्या, वो तुक्का लगाना हो गया। तो जो प्राक्कलन समिति है, इसका गठन बजट के बाद किया जाता है क्योंकि यह बजट के अनुमानों की जांच करती है। तो बजट के अनुमानों की जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया जाता है? प्राक्कलन समिति। बजट के बाद निम्न में से किस कमेटी का निर्माण किया जाता है? तो प्राक्कलन समिति। सर ये लो, ये भी याद कर दूंगा मैं, ये भी याद कर दूंगी गुरुजी में कि बजट के बाद इस समिति को बनाया जाता है, प्राक्कलन समिति को, अनुमान की जांच करती है प्राक्कलन समिति। बट यार है क्या यार सर, अनुमानों की जांच कैसे करती, थोड़ा समझा दिया जाए। तो मेरे दोस्त, फॉर एग्जाम्पल इतना तो याद करना है, इतना लिखना है, यही है कि बजट के बाद इस समिति का गठन किया जाता है, प्राक्कलन समिति, और ये बजट के अनुमानों की जांच करती है। बट हम समझाएंगे कैसे, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, लिखना कुछ नहीं है। सपोज दैट हमारा जो बजट पेश हुआ, पहली बात तो इस बजट को देश में किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत पेश किया जाता है। वैसे तो बजट शब्द का मेंशन है नहीं, वो वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से चलता है। ध्यान रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का वर्णन नहीं है। इसके लिए क्या लिखा गया है? इसके लिए लिखा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। मैं तुम्हें ना एक्स्ट्रा फैक्ट लिखाता रहता हूं, और ये एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते रहो, ये पेपर में आएंगे। आजकल बजट पेश हो रहा, अच्छे खासों को पता नहीं कि बजट तो बात ही नहीं है, कहीं बजट नहीं बोलते, क्या बोलते? बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण इन द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? और इस वार्षिक वित्तीय विवरण का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 112 में किया गया है, तो कहीं ना कहीं हम उसको बजट कह देते हैं, क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपॉल ने एक चमड़े के थैले बूजट में रखकर बजट पेश किया था, तब वही बूजट एट प्रेजेंट में बजट कहलाता है। जिस दिन बजट पढ़ाऊंगा उस दिन जरूर इस पे जानकारी दूंगा। आज वार्षिक वित्तीय विवरण देश में 112 के तहत पेश किया जाता है, और देश में जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी है, निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने बजट पेश किया होगा। अगर इसी बजट की मैं बात करूं या इसी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करूं, दोनों एक ही बात है। ये हमारे राज्य में भी पेश किया जाता होगा, और क्वेश्चन आएगा राज्य में बजट किस अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है? तो परसों यूट्यूब में भी पूछा था, बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया। अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट पेश किया जाता है, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का बजट पेश किया जाता है। यह पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। एंड सेकंड थिंग, हमारे राज्य का बजट हमारे राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल जी करते हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ऋषिकेश से विधायक के पद पर तैनात हैं। हमारे उत्तराखंड विधानसभा में ऋषिकेश वाली सीट उनकी है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी।
सर प्राक्कलन समिति अनुमानों की जांच कैसे करती वो समझाओ ना, ये क्यों एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा दिए, बट फिर भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिखा दिए कि देश में बजट का वर्णन 112 के तहत और राज्य में बजट का वर्णन 202 के तहत, जबकि बजट शब्द का मेंशन नहीं है संविधान में। बजट के लिए किस शब्द का, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है, ये भी पता चल गया। एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिए, पक्का समझ में आई बात है, पक्का ओके। सर प्राक्कलन समिति अनुमानों की जांच कैसे करती ये तो बता दो, चलो बता देते हैं। अभी जो आपने बजट पढ़ा, इस बजट में अगर घोषणा हो गई, इस बजट में अगर घोषणा हो गई, इस बार उत्तराखंड में 3,000 करोड़ रुपए की 3,000 करोड़ रुपए की स्ट्रीट लाइट लगेगी। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, आजकल तुमने देखा होगा तुम्हारे गांव मोहल्लों में पक्का स्ट्रीट लाइट लगे होंगे, शहरों में भी रखते होंगे तो पार्षद स्ट्रीट लाइट लगा रहे होंगे पक्का, वो सौर ऊर्जा वाली। तो ऐसा बजट आया एक कि इस बार उत्तराखंड में 3,000 करोड़ की स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। तो उसके बाद जो ये प्राक्कलन समिति है ना सेंटर की, देश की, ये उत्तराखंड में नहीं बनेगा। ये बजट किसने पेश किया, निर्मला सीतारमण वाला, क्योंकि प्राक्कलन समिति विधानसभा में नहीं बन रही है, प्राक्कलन समिति संसद में बन रही है। तो प्राक्कलन समिति जांच करेगी कि वित्त मंत्री ने 3,000 करोड़ रुपए सिर्फ स्ट्रीट लाइट के लिए दे दिए, 3,000 करोड़। तो प्राक्कलन समिति बोलेगी नहीं, उत्तराखंड इतना सा है, 13 जिले हैं, एक जिले में इतने भी करोड़, एक जिले में अगर 1 करोड़ की भी स्ट्रीट लाइट लगेंगे तो 13 जिलों में 13 करोड़ रुपए इनफ है, ये बहुत ज्यादा खर्चा है भाई। तो प्राक्कलन समिति ने जब जांच करी तो प्राक्कलन समिति ने पाया कि 3,000 करोड़ रुपए तो ज्यादा हो रहा है, इनको 3,000 करोड़ की जगह 2,000 करोड़ रुपए दे दो भाई। उत्तराखंड में जो स्ट्रीट लाइट लगानी है 3,000 करोड़ की मत लगाओ, 2,000 करोड़ की लगाओ। तो कहीं ना कहीं इस प्राक्कलन समिति ने सरकार का खर्चा बचा दिया, इसने कहीं ना कहीं सरकार का खर्चा बचा दिया। ऐसे ही यह बजट की जांच करती है कि बजट में जो बोला जा रहा है क्या वो सही बोला जा रहा है, किसी बेतुकी बातें बोली जा रही है, ये जांच करती है प्राक्कलन समिति। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल, तुमको लेनी है बाइक और तुमको लेनी है स्कूटी, और तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, अमीर हो गए, घर में तो ऑलरेडी रहता है। मिडिल क्लास फैमिली वालों को अपनी फैमिली से बड़ी मिन्नतें करनी पड़ती कि यार गाड़ी दिला दो, मेरे सभी दोस्तों के पास दिला दो। एक दिन पापा मान जाते कि ठीक है तेरे को बाइक दिला देते, तेरे को दिला देते स्कूटी। बाइक वाला जो लड़के हैं बाइक मांगते कि उनको बहुत डोमिनार चाहिए, KTM चाहिए, बुलेट चाहिए उन्हें, असल नौकरी तेरी है नहीं, बेरोजगार। तो पिताजी बोलते कि बेटा सीधा 3 लाख की बाइक पे हाथ मत मार, 4 लाख की बाइक पे हाथ मत मार, हम भी थोड़ा गरीब है, ऐसा कर कि 4 लाख की बाइक की जो तू घोषणा कर रहा है, मांग रहा है, 4 मत मांग, 2 लाख तक मैं तुझे खर्चा दे दूंगा, तू मेरा पुत्र है, 2 लाख की बाइक में मान जा। तो बेटा 2 लाख की बाइक में मान ही जाता है कि चलो कुछ तो मिल रही है, तो वो अपाचे और पल्सर चलाने के लिए मान जाता है। और आप देख रहे होंगे जो 4 लाख की डिमांड थी, पिताजी ने अपने बेटे को 2 लाख में मना दिया, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पिताजी ने अपने 2 लाख बचा दिए हैं, कहीं ना कहीं पिताजी ने अपने 2 लाख बचा दिए हैं। ऐसी सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए 3,000 करोड़ की अनाउंसमेंट करी थी, मगर प्राक्कलन समिति ने जांच करी, उसने 2,000 करोड़ में ही बातें फिक्स करवा दी, तो कहीं ना कहीं सरकार के 1,000 करोड़ रुपए बचा दिए। लड़कियों ने बोला पापा जी हमें स्कूटी दिला दो, पापा ने बोला नहीं, और फाइनली जब पापा माने तो लड़की ने बोला कि मेरे को तो एंटॉर्क दिलानी है। वो एंटॉर्क 1,25,000 समथिंग की कुछ महंगी स्कूटी है, एंटॉर्क नहीं, बाइक जैसा पिकअप है उसका तगड़ा सा। फिर पिताजी बोलते नहीं इतनी महंगी नहीं, ऐसा कर जुपिटर ले लो, एक्टिवा ले लो, 1 लाख तक की आ जाएगी, 20-25,000 रुपए बच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्राक्कलन समिति जो बातें बजट में बोली गई है वो बजट एक लॉजिकल है कि नहीं है, वो बजट वाकई में है कि नहीं है फुलफिल। अगर उसमें बहुत ज्यादा खर्चा बताया गया है तो बजट के खर्चे को कम करती है, जहां पे हमने लिखा होगा ना, क्योंकि यह बजट के अनुमानों की जांच करती है। अब बजट के अनुमानों की जांच लगाने के बाद सरकार के खर्चे को कम करने की कोशिश करती है, सरकार के खर्चे को कम करने की कोशिश करती है,
समझ में आई बात? जैसे कि कक्षा 10 के बाद, कक्षा 12 के बाद तुमने बोला हमें तो फोन चाहिए, और तुमने उस जमाने में सैमसंग का बहुत महंगा फोन सेलेक्ट कर दिया था, मगर उन्होंने माइक्रोमैक्स का फोन थमा दिया होगा, तुम्हें नोकिया का फोन थमा दिया होगा थोड़ा कम करके। तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो बजट में अनाउंसमेंट कर गया था ज्यादा, उस खर्चे को कम करने की कोशिश करती है। और मेरे दोस्त, कोई कम करता है ना खर्चे को, तो हमारी गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते उसे कंजूस आदमी। क्या बोलते हैं? कंजूस आदमी। और कंजूस में तुम हिंदी की तैयारी कर रहे हो, कंजूस को पर्टिकुलर हिंदी में बोला जाता है मितव्ययी, और एक होता है अपव्ययी। अपव्ययी जो बहुत ज्यादा खर्च करता है, और मितव्ययी जो कम खर्च करता है। तो प्राक्कलन समिति कहीं ना कहीं सरकार के खर्चे को कम कर रही है, प्राक्कलन समिति कहीं ना कहीं कंजूसी कर रही है। इसीलिए प्राक्कलन समिति को संसद की मितव्ययता समिति भी कहते हैं, संसद की मितव्ययता समिति भी कहते हैं, समिति भी कहते हैं। क्या समझ में आई बात? यस और नो? रट दो दोगे चीजों को, मगर जो चीजें समझाइए ना, तुम इन चीजों को समझोगे ना, तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति भी कहते हैं। और प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति क्यों कहते हैं भाई? तो प्राक्कलन समिति को मितव्ययता समिति इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सरकार के खर्चे को कम करने की कोशिश करती है। कम बोले तो कंजूसी, कंजूसी बोले तो मितव्ययता। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं प्राक्कलन समिति आपका कंफर्म क्लियर हो गया होगा। इतने प्यार से समझाने के बाद भी नहीं होगा तो कैसे होगा भाई? बुद्धि है कि क्या है? ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। दूसरी समिति, दूसरी हेडिंग डालेंगे, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अंग्रेजी में लोक लेखा समिति को बोलते द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। लोक लेखा समिति के बारे में हम पढ़ेंगे। लोक लेखा समिति का जो गठन हुआ था, यहां पे एक पॉइंट आता है 1919 के अधिनियम के तहत इस कमेटी का गठन किया गया था। अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत इस लोक लेखा समिति का गठन किया गया। मगर गठन हुआ कब था? गठन सेम 1921 में हुआ था। मगर किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1919 के एक्ट के तहत हुआ। यह बेसिक सी जानकारी आपको रखनी है। परंतु द मोस्ट और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि प्राक्कलन समिति ओनली ऑन लोकसभा में बन रही थी। यहां पर जो कुल सदस्य होते हैं, यही क्वेश्चन ईओ के पेपर में आ रखा था, आप चेक कर लीजिएगा। कुल सदस्य यहां पर 22 होते हैं और इनको दो भागों में बांट दिया गया मेरे दोस्त। यहां पे लोकसभा के मेंबर भी होते हैं, राज्यसभा के मेंबर भी होते हैं। लोकसभा में भीड़ ज्यादा है तो ये 15, राज्यसभा में भीड़ कम है तो ये 7, एंड टोटल जोड़ के 22। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर थे और 30 के 30 लोकसभा के थे, बट यहाँ पे तो राज्यसभा के भी है। तो एक आपके लिए माइंडसेट वाला क्वेश्चन है, क्या आपको पता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है मेरे भाई? क्योंकि इससे पहले प्राक्कलन समिति पढ़ा मेरे दोस्त, और दोस्त प्राक्कलन समिति तो सिर्फ लोकसभा में बन रही थी, तो रिपोर्ट भी लोकसभा के अध्यक्ष को दे रहे होंगे। बट इसमें तो भाई राज्यसभा वाले भी हैं। अब की बार रिपोर्ट कौन एक्सेप्ट करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति। बताओ क्या चल रहा दिमाग में? तो ध्यान रखना, ये अपनी रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को। ये अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। इतनी बात क्लियर है? होपफुली इतनी बात क्लियर होगी। हमने लोक लेखा समिति की भी बेसिक जानकारी पढ़ ली है, कब बनी, किस अधिनियम के तहत बनी, कितने इसमें सदस्य होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि इतने आप समझदार हो कि ये सारी बातें समझ तो गए होंगे एक ही बारी में। ये सारी बातें आप समझ तो गए होंगे एक ही बारी में। ठीक है, अब हमने इसका भी डाटा पूरा याद कर लिया, पर गुरुजी तुमने फिर से नहीं बताया कि यार ये काम करती क्या है, इसके बारे में तो पता चले करता क्या है ये। तो दोस्त, जो ये लोक लेखा समिति है ना, इसका जो मेनली कार्य है, एक हमारे देश में संवैधानिक पद है कैग,
कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया समथिंग ऐसे बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम कैग। कंट्रोलर ट्लोरल, मेरे को तो बोलना भी नहीं आ रहा ना, अंग्रेजी तो नहीं आती यार, ये दिक्कत है यार, पता नहीं यार, अंग्रेजी सीखने के लिए करना है तो करना क्या है समझ नहीं आ रहा। COMPTROLLER, COMP कंप्ट्लोरल, पता नहीं क्या होता है यार, इसको हिंदी में बता दूंगा मैं। हिंदी में बोलते इसे नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ले भाई, हम हिंदी वाले सरकारी स्कूल वाले हैं तो लो भाई हमने तो लिख दिया है। अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत है, हाथ तंग है, अंग्रेजी नहीं आती है, क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसको बोलते हैं कैग, जिसको बोलते हैं कैग। ये जो लोक लेखा समिति ना केग के प्रतिवेदनों की जांच करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, तो ये केग के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार की लेन देन की जांच करती है। इसका कार्य लिख देता हूं मैं, केग के प्रतिवेदनों के आधार पर, प्रतिवेदनों के आधार पर, प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार की लेन देन की जांच करती है, सरकार की लेन देन की जांच करती है। मेरे दोस्त, हमने क्या पढ़ा कि लोक लेखा समिति क्या करती है, तो सरकार के लेन देन की जांच तो करती है परंतु डायरेक्ट नहीं कर सकती, कैग के प्रतिवेदनों के आधार पर करती है, कैग की रिपोर्ट के आधार पर करती है। कौन भाई, लोक लेखा समिति पढ़ा, और लोक लेखा समिति जब पढ़ा, कब गठन हुआ, कब बना, कितने मेंबर होते हैं, अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है, मगर हमको पता ही नहीं लोक लेखा समिति करती क्या है। तो हमने देखा कि लोक लेखा समिति कैग के प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार की लेन देन की जांच करती है। अब ये कैग क्या करता है, पहले कैग ये पता ना चले, कैग नहीं बवंडर आ गया। हमने पढ़ लिया कैग के प्रतिवेदनों पे सरकार की लेन देन की जांच करती है। अब सरकार ना कितना भी खर्चा करती है, सरकार जो बोलते ना सरकारी रुपया, सरकारी रुपया क्या, सरकारी रुपया वो जो सरकार की संचित निधि में जमा राशि होगी। तो सरकार के पास कितना रुपया है, सरकार कितना खर्च कर रही है, सरकार कितना टैक्स लेके वापस पैसे को कलेक्ट कर रही है, इसका हिसाब किताब कौन रखेगा, इसका हिसाब किताब रखेगा कैग। तो भारत सरकार के पास कितना रुपए बचा हुआ है, कितना रुपए जमा हो गया है, कितना टैक्स मिल रहा है, कितना टैक्स जाएगा, इन सब की जांच कौन करेगा, कैग। तो लोक लेखा समिति को भी यही ध्यान रखना कि सरकार कितना खर्च कर रही, कितना जमा कर रही, क्या कैग भी वही काम करता है। तो इसीलिए लोक लेखा समिति डायरेक्ट चेक नहीं करती, सीधा कैग की रिपोर्ट देख लेती। मतलब मैं वही चीज पढ़ा रहा हूं जो किताब में है, और तुम्हें भी वही चीज पढ़नी है जो किताब में है, तुमसे डायरेक्ट किताब नहीं पढ़ी जा रही है, तुम मेरे नोट्स पढ़ रहे हो। कैग भी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सरकार की लेन देन की जांच करता है, इसी के पास सरकार का पैसों का हड़ता करता है ये। और जो ये जो टीम है लोक लेखा समिति की टीम, उसको भी सरकार की लेन देन की जांच करनी है। वो सरकार की लेन देन की जांच डायरेक्ट नहीं कर पाती, वो कैग के प्रतिवेदनों के आधार पर करती, कि जैसे जैसे कैग बोल रहा है वही चीज करने की कोशिश करती है। पर अब लोक लेखा समिति और कैग दोनों का काम कहीं ना कहीं सेम हो गया। कैग को भी सरकार की संपत्ति की, सरकार के खर्चों की, सरकार की लेना देना का खर्चा तैयार करके रखना है। लोक लेखा समिति भी कहीं ना कहीं वही काम कर रही है, और दोनों को कहीं ना कहीं सेम काम हो गया, सरकार के लेन देन की जांच करना, सरकार के लेन देन खर्चों के बारे में जानकारी जुटाना। और जब दोनों का सेम काम है और हम दोनों का भी सेम काम है, तो मेरे भाई हम दोस्त बन जाते हैं। तो ध्यान रखना, लोक लेखा समिति को कैग का मित्र अथवा पथ प्रदर्शक कहते हैं, प्रदर्शक कहते हैं। पथ प्रदर्शक, पथ बोले तो रास्ता का पर्यायवाची ना पथ, प्रदर्शक बोले तो दिखाने वाला। तो लोक लेखा समिति और कैग एक दूसरे के मित्र और एक दूसरे के पथ प्रदर्शक है।
एक दूसरे को रास्ता दिखाने वाले और एक दूसरे के दोस्त हैं लोक लेखा समिति और कैग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपको पता चल गया कि बेसिकली लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ, कौन मेंबर, कितने मेंबर, कहां मेंबर, और यह भी पता चल गया है कि लोक लेखा समिति करती क्या काम है। तो लोक लेखा समिति क्या काम करते, सरकार के लेन देन की जांच करते कैग के रिपोर्ट के आधार पर। और ये कैग और लोक लेखा समिति में क्या अंतर है, ये कैग और लोक लेखा समिति में क्या रिलेशन है, ये बात भी आपको पता चल गया है, ये बात भी आपको पता चल गई है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, अब आपको यहां पर एक चीज समझनी है दोस्त। अब वो चीज क्या है, आपको एक चीज समझनी है। मैंने आपको 3 चीजें पढ़ा रखी है, वो 3 चीजें क्या होगी। एक चीज सबको पता है, अगर बोलेंगे लघु संविधान किसे कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो सब लोगों को पता है 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कहते हैं, जो कि 1976 में हो गया था। अगर आपसे कहेंगे लघु संसद किसे कहते हैं, मिनी पार्लियामेंट किसे कहते हैं, तो मिनी पार्लियामेंट भी मैंने आपको बताया था। संसदीय समितियों को मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, ये मैंने बताया था। आज आपने कमेंट करके बताना है लघु लोकसभा किसे कहते हैं, लघु लोकसभा किसे कहा जाता है, ये आपने कमेंट करके बताना है, लघु लोकसभा। इसका आंसर आप समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर तो मैं कमेंट करके बता ही दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने पर हमें जब इसके बारे में पता चल गया, लोक लेखा समिति के बारे में क्या काम करती, कैसे काम करती, इसका और उसका क्या रिलेशन है, हमको ये सारी चीजें पता चल गई है कैग के बारे में भी। और आज की 2 इंपॉर्टेंट समितियां थी, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति, दोनों के बारे में पता चल गया। बीच में बजट का कॉन्सेप्ट आया था, तो मैंने बजट के बारे में कुछ फैक्ट बताए। यहां पर कैग का कॉन्सेप्ट आया, तो मेरे दोस्त अगर आपसे लिखा जाएगा कैग एक संवैधानिक पद है, कैग एक संवैधानिक पद है, और ये कैग के पद का वर्णन अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक है, अनुच्छेद 151 तक है। एक ही अनुच्छेद चुनना पड़ेगा, तो मैं 148 चुनूंगा। अगर बोलेंगे कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। बोलेंगे इसको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्ति भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी देते हैं। अगर इसको त्याग देना होगा तो त्याग पत्र भी महामहिम राष्ट्रपति जी को देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त याद कर लेना, क्योंकि कार्यकाल में हर एक पर्सन, हर एक बच्चा कंफ्यूज होता है, भले तुम अभी नहीं हो। अगर पूछ लिया जाए ना, विधायक बनने की उम्र कितनी है, प्रधान बनने की उम्र कितनी है, मुख्यमंत्री बनने की उम्र कितनी है, लोकसभा बनने की उम्र कितनी है, राज्यसभा का सदस्य बनने की उम्र कितनी है, और राज्यपाल बनने की उम्र कितनी है, राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है, तो अच्छे खासों की हवा टाइट हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की उम्र कितनी है, हाई कोर्ट की उम्र बनने की उम्र कितनी है, अधिकतम उम्र और न्यूनतम उम्र कितनी है, सबको पता है। 25, 30, 35 यही होते हैं, कंफ्यूज हो जाता है आदमी। और एक्सपायरी डेट कितनी होती है, 5 साल या 6 साल या 60 साल या 62 साल या 65 साल या 66 साल, ध्यान रखो। तो इसका कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का होता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरे हो जाएंगे कैग को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर 50 साल में कैग बन जाता है तो पूरे 6 साल 56 तक रहेगा, और अगर तो 62 साल में ही कैग बन रहा है तो 62, 6, 68 तक नहीं रहेगा, 65 में ही रिटायरमेंट हो जाएगा। तो चाहे 6 साल चाहे 65 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट हो, कैग तब तक ही बनता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? पक्का? अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मुझे लगता है आज की क्लास भी क्लियर है। आपको प्राक्कलन समिति के बारे में, लोक लेखा समिति के बारे में A to Z सारे टॉपिक, सारे पॉइंट बता दिए हैं। ग्रुप सी के मद्देनजर रखते हुए सारे फैक्ट को क्लियर कर दिया गया, और उम्मीद करता हूँ समझ में भी आएगा। कैसी आपको आज की क्लास लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास अगर पसंद आई होगी तो 1-2 यार दोस्तों को जरूर शेयर करें। आपका यह शेयर हमारी मदद कर सकता है, बाकी आपसे कुछ और मांग भी नहीं रहे।